अच्छा, तो कल तक हमने यहाँ तक कर लिया था, और सबसे एक अलग चीज़ हमने ये देखी थी कि एक ऐप की फाइल बनेगी और सारी एपीआई जो है उसका स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगा। और एपीआईज हम इसमें बनाएंगे, मिडलवेयर हम इसमें बनाएंगे, राउट्स हम इसमें बनाएंगे। तो ऐप को बनाते किस तरह, एक्सप्रेस को मंगवाया, एक्सप्रेस को इंस्टेंशिएट किया, मिडलवेयर्स यहाँ पर बनेंगे, एपीआई एक यहाँ पर बनाइए, होम के राउट की एपीआई बनाइए जिसमें हेलो ताहा लिखा हुआ है, और बाकी इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है और मंगवाया कहाँ पर है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मंगवाया। मंगवाने के बाद सिर्फ लिसनर को यहाँ पर चला दिया। इंडेक्स डॉट जेएस में आपका लिसनर चल रहा है, और ऐप के अंदर एपीआई को जो है वो मैनेज किया जा रहा है। तो अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो है, एक एनपीएम का पैकेज आपको मिल जाएगा जो कि फ्रंट एंड से आने वाली रिक्वेस्ट को मैनेज करता है कि आप फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें बैक एंड पर अलाउ कर रहे हैं। उसका नाम है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कोर्स। तो ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग जो है ना, ये एक आपको पैकेज मिल जाएगा एनपीएम का। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर वीकली कितने डाउनलोड्स हैं, ये बन गए 2 करोड़ 24 लाख डाउनलोड हैं वीकली। तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये क्या है, पैकेज है। अच्छा, इसको सिंपल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन की कमांड यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पर आकर इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि फ्रंट एंड से देखें। दो चीज़ होती है, आपके सर्वर जो है ना, आपके सर्वर के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो या तो आपके क्लाइंट से आ रही है, या आपके अगेन क्लाइंट से ही आ रही है। लेकिन ये जो क्लाइंट है ये ब्राउज़र होता है कभी कभी, और ये जो क्लाइंट है ये सर्वर होता है कभी कभी। तो जो ऐसा क्लाइंट जो कि सर्वर की तरह रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसको तो ये जो है वो आने देता है, उसके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये सर्वर उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन जो ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है ना, तो उसमें कई दफ़ा जो है वो इस ऐसे स्क्रिप्ट्स भी आ जाते हैं कि जो आपके कोड बेस के लिए ख़तरा होते हैं। तो इसीलिए ब्राउज़र के आने वाली रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिडेशंस लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। उसमें से जो ये रिस्ट्रिक्शन है ना, उसको हम मैनेज करते हैं कोर्स से, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये सिर्फ जो आप सेटिंग कर रहे हैं वो ब्राउज़र के लिए सेटिंग करें कि ब्राउज़र आपके बैकएंड को, मतलब आपके सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप उसको अलाउ करना चाहते हैं, ये हम अभी देखेंगे। तो NPM I CORS। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि पैकेज इंस्टॉल हो गया है। और उसके बाद आप सबसे पहले ENV की फाइल में जाएंगे। अच्छा, ENV की फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप जो है वो लिख दें CORS ओरिजिन, और यहाँ पर आप दे दें अभी फिलहाल के लिए स्टार। तो ये जो स्टार आपने दिया है, मतलब इस सैरेक आपने दिया है, इसके मतलब होता है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए उसको आने दो। लेकिन ये डेवलपमेंट के टाइम पर तो ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पर ये चीज़ ठीक नहीं है। इसके मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह नहीं लिखते प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में बिल्कुल प्रॉपर आप इसको बताते हैं कि रिक्वेस्ट आ कहाँ से रही, कैसे बताते हैं। आप लिखते हैं https://example.com, मतलब कहीं से भी आ रही है, और सिर्फ एक नहीं, आप और एक से ज़्यादा भी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर
कर दिया कॉमा लगाकर कि HTTPS, और यहाँ पर आपने कॉलन कॉलन आपने कुछ भी लिख दिया taha.com, यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। तो इस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर आपने सार लगाया है, इसको मिटाकर ये इस तरह आप मेंशन करेंगे कि अगर यहाँ से रिक्वेस्ट आए तो सिर्फ इसको जवाब देना, वरना किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस डोमेन को जवाब देना। आपने अपने बैकएंड को समझाया कि बैकएंड, अगर तुम्हें जो सवाल है वो एज अ ब्राउजर या एज अ क्लाइंट इस जगह से आए, इस डोमेन से आए, तो फिर जवाब दे देना, वरना सबको रोक देना और किसी को भी जवाब मत देना। तो अभी तो फिलहाल हमने इसको क्या किया है कि सबको जवाब दे दो, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स और जो है वो ओरिजिन इस तरह आपने लिखा है ENV के अंदर। और ENV के अंदर लिखने के दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि ये चीज़ आपके कोड बेस में नहीं होती, अलग से आप सर्वर को देते हैं। और दूसरी चीज़, कभी भी इसको चेंज करना पड़ जाए, क्या पता आपका जो डोमेन है वो ये इससे हटकर ये लग जाए, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि आप यहाँ पर आकर जो है वो ENV के अंदर सेटिंग कर दें। आपको कोड में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस फाइल में जाओ, उस फाइल में जाओ, उस फाइल में जाओ, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ENV में सेट करें, हर जगह पर अप्लाई वो चीज़ खुद ही हो जाती है। तो कोर्स और रीजन ये आपने कर दिया है। अब इसको कोर्स को लिखते हैं, क्योंकि ये तो आपने दरवाज़ा खोला है ना उसके लिए कि सब आ सकते हैं। अब हम अपने जो एक्चुअल कोर्स है उसको हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको, क्योंकि जहाँ पर APIs हम मेंशन कर रहे हैं, जहाँ पर एपीआईज हम मैनेज कर रहे हैं वहां पर हम मेंशन करेंगे। तो ऐप के अंदर कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर नहीं कर रहे। ये आपको हो सकता है शुरू में समझने में थोड़ी सी परेशानी हो कि इंडेक्स क्या कर रहा है और ऐप क्या कर रहा है। आप अभी बस ये याद रखेंगे कि सारी एपीआई की मैनेजमेंट अभी जो भी चलेगी वो ऐप से चलेगी। तो हम यहाँ पर आएंगे, मिडलवेयर आपने यहाँ पर जो लिखा है, इस मिडलवेयर के नीचे आप यहाँ पर लिख दें कोर्स, और यहाँ पर इसको बहुत जल्दी रहती है, आप यहाँ पर ऐप डॉट यूज जो है वो लिख देंगे। ऐप डॉट यूज जो है उससे आप क्या करेंगे, अपना कोर्स जो है वो सेटअप करेंगे। तो मैं इंपोर्ट करूँगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट CORS, ये एक वेरिएबल का नाम है। और फ्रॉम, अब मैं पैकेज को मंगवाऊंगा CORS। तो ये जो आपने लिखा है CORS, इसको आप इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखकर, और ये भी एक आपका मेथड है तो इसको भी राउंड ब्रैकेट चाहिए। तो आए हम इसको ज़रा ओपन करते हैं, और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर की सेटिंग्स जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये जितनी भी इसकी सेटिंग होती है ना, वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा दें, और ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा कर्ली ब्रैकेट को ऊपर ही कर देता हूँ इसके साथ, और इसका वाला इसके साथ यहाँ लिखते हैं। तो हम इससे बताएंगे कि ओरिजिन जो है हमारा वो है क्या। ओरिजिन को आपने कहाँ डिफाइन किया है, तो ओरिजिन को हमने ENV के अंदर डिफाइन किया है। और मैं इसको बताऊंगा कि प्रोसेस डॉट ENV डॉट, वहाँ से ENV के अंदर जाकर आप ये उठाकर ले आए। तो ये है आपका कोर्स ओरिजिन, और आपने बता दिया कि ENV के अंदर जाना और वहाँ से जाकर उठाकर लेकर आ जाना। ठीक है, अब आप इसको ये बताएं कि अगर ENV के अंदर ना मिले, अगर ENV के अंदर ये चीज़ ना मिले, तो फिर क्या करना, तो फिर ये लगा देना। मतलब हो सकता है ना वहां पर वैल्यू ना हो, ENV लोड ना हो, आप देना भूल गए हो, तो यहाँ से अगर पहले वाले से ना मिले तो फिर इसको इस जगह पर इस पर चला देना, इसके अंदर ये वैल्यू सेट कर देना। तो
ओरिजिन जो है वो आपने वही बताया। याद रखिएगा, सर्वर को आप ये बता रहे हैं कि किसको किसको जवाब देना है। ब्राउजर की बात हो रही है। क्लाइंट जब आपका ब्राउजर होगा, तब आप अपने सर्वर को बोल रहे हैं कि जब ब्राउजर आए रिक्वेस्ट करने, तो उसको क्या क्या चीज़ें लेकर आने की इजाज़त है सर्वर तक। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि इस वाले को जवाब देना अलाउ है, और बाकी सब जो है उसको बंद कर देना। अच्छा, इसके मतलब ऑल है अभी, हाँ। वरना आप स्पेसिफिक कोई डोमेन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप लिखेंगे क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल के मतलब वो वहाँ से ब्राउज़र जो है वो अपने साथ कोई चीज़ें अगर लाना चाहता है, तो उसको अलाउ है या नहीं है। तो आप क्रेडेंशियल को कर सकते हैं ट्रू, कि आप उसको अलाउ करें कि वो अपने साथ जो है वो चीज़ें लेकर आ जाए। आप कौन कौन से मेथड अलाउ कर रहे हैं, मेथड्स अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आप जो है वो गेट का मेथड अलाउ करें, पोस्ट का अलाउ करें। तो आप कौन कौन से मेथड जो है वो अलाउ करें, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गेट और पोस्ट। चलेंगे, इसको ज़रा कोडिंग वाले को बुला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुट, डिलीट, पैच, ऑप्शन, ये सारे वो मेथड्स हैं जो आप अलाउ करते हैं। और इसके बाद जो है, क्या आप हेडर अलाउ करना चाहते हैं? अगर आप हेडर अलाउ करना चाहते हैं कि आपका ब्राउज़र हेडर में कुछ लेकर आए आपके पास, मतलब सर्वर के पास, तो आप वो भी अलाउ कर सकते हैं। और इसमें आप लिखते हैं बकायदा कि कौन कौन से हेडर्स आप अलाउ करें। जैसे कंटेंट टाइप आप हेडर अलाउ करें, अथराइजेशन आप हेडर अलाउ करें। तो ये हेडर्स आपने अलाउ किए हैं कि भाई अगर ये ब्राउज़र लेकर आए तो उसको इजाज़त है लाने की। तो ये आपका क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कोर्स इसको आप कह सकते हैं। और इसमें आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं कि ब्राउज़र जो है वो क्या क्या चीज़ें लेकर आ सकता है। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते हैं अपने सर्वर पर, तो पोस्टमैन एज अ क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर पर, या एज अ सर्वर हमारी रिक्वेस्ट भेजता है हमारे सर्वर पर? मैं सर एज अ क्लाइंट सर्वर भेजता है। क्लाइंट सर एज अ क्लाइंट सर्वर भेजता है। सर क्लाइंट होता है। सर क्लाइंट होता है। सर पोस्टमैन की रिक्वेस्ट को सर वो कभी भी रिफ्यूज नहीं करता हमारा सर्वर। तो वो सर्वर के तौर पे ही उसको हैंडल कर रहा होता है, समझता है बिल्कुल उसको। सही कहा आपने, साइमा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो आपका पोस्टमैन होता है, जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर की तरह रिक्वेस्ट कर रहा होता है आपके सर्वर पर। तो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ना तो ये कभी भी ये कोर्स अप्लाई होता है, और ना उसको कभी भी रोका जाता है कि वो ये लेकर ना आए। सर्वर टू सर्वर रिक्वेस्ट अलाउ है, सेफ समझता है आपका सर्वर कि अगर मेरे पास सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो रिक्वेस्ट एक सेफ रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो एक सेव रिक्वेस्ट नहीं है। तो इसीलिए ब्राउज़र को वो रोक देता है, क्योंकि ब्राउज़र जो है वो कभी कभी अपने हेडर्स के अंदर या अपने उसके बॉडी के अंदर ऐसे स्क्रिप्ट्स भी लेकर आ सकते हैं जो आपके कोड बेस को चुरा ले, या आपके पूरे के पूरे कोड बेस के लिए हार्मफुल हो। आपने नोट किया होगा कि नेक्स्ट जेएस के अंदर हम डेटाबेस की या कोई भी ऐसी एसिंक्रोनस कॉल क्लाइंट कंपोनेंट में ना करके सर्विसेज का एक फोल्डर बनाते थे, और उसके अंदर हम डेटाबेस की चीज़ें रखते थे। और उस फाइल के ऊपर स्पेशली लिखते थे यूज सर्वर। क्यों लिखते थे? क्योंकि जब भी डेटाबेस की कॉल हो और जाए वो सैनिटी के पास, तो वो सर्वर की शक्ल में जाए। तो इसीलिए क्लाइंट कंपोनेंट में हम ना लिखकर उसको एक अलग से फाइल में लिखते थे।
तो खैर, सर हम क्लाइंट सर क्लाइंट कंपोनेंट में अगर हम एच टी टी पी। अब हमें एक चीज समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लेट सपोज एक हमारी एपीआई है, उस एपीआई का रिस्पॉन्स अगर आप देते हैं, तो आप अपने रिस्पॉन्स में क्या स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे कि अगर आपके फ्रंट एंड डेवलपर को पता है कि ये कभी देता है स्टेटस कोड, कभी ये देता है स्टेटस कोड के बिना एपीआई रिस्पॉन्स, तो क्या होगा कि वो तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में कभी भी आपका फ्रंट एंड डेवलपर आप पर भरोसा ही नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो इसकी मर्जी होती है, स्टेटस कोड कभी देता है कभी नहीं देता है। इसी तरह आप अगर कोई डाटा भेजना चाहते हैं, तो आप वो डाटा जो है दे रहे हैं, और कभी कभी आप वो डाटा नहीं देते, जान के नहीं देते, हालांकि देना हो या देना भूल गए। इसी तरह मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो मैसेज देते हैं या मैसेज जो है वो नहीं देते। तो एपीआई का रिस्पांस जो है ना, वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्रोडक्शन में कह लें या रियल में, होता ये है कि आपको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अपने लिए बनाकर रखना होता है कि कभी भी एपीआई का आप रिस्पांस देंगे तो आपको इन इन चीज़ों को हमेशा देना है। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये देखें, ये तो होता तो एक ऑब्जेक्ट ही, आपको पता है। अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी कम करना और कुछ प्रॉपर्टी ज्यादा करना, ये हो रही है आपसे गलती। कि कभी आप मैसेज मिटा देते हैं, कभी आप मैसेज दे देते हैं, कभी डाटा मिटा देते हैं, कभी डाटा दे देते हैं। तो एपीआई के रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, कभी कम देते हैं कभी ज्यादा देते हैं। अगर फ्रंट एंड डेवलपर को ये कंफर्म हो जाए कि मैसेज तो हर हाल में आएगा, चाहे एरर का मैसेज आए, डेटा तो हर हाल में आएगा चाहे वो नल आए, स्टेटस कोड तो हर हाल में आएगा, तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी इफ एल्स लगा लगा कर आगे कंडीशनल रेंडरिंग करना। इफ एल्स लगाना कितना आसान हो जाएगा उसके लिए, कि उसको कंफर्म होगा कि भाई, या ये प्रॉपर्टी तो होगी ना उसके अंदर, भले वैल्यू या तो होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, प्रॉपर्टी का नाम तो होगा। अगर उसके अंदर की वैल्यू नहीं है तो नल डाल के भेजेगा बैक एंड डेवलपर, अगर वैल्यू है तो वैल्यू भेज देगा। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरह बनाना चाहें कि वो हर हाल में आपके एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करे, तो आप फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, मतलब क्लास बना देते हैं। अब ये जो क्लास है, इस क्लास को यूज करके आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन सब का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। सेम हो जाएगा। तो हम ये करेंगे कि एपीआई के रिस्पॉन्स को अब हम अपने तरफ से नहीं लिखेंगे जिस तरह हम लिखते थे, कि RES डॉट स्टेटस कोड, फिर डॉट जेसन, उसके बाद फिर हम वहां पर जवाब देते थे। तो हम ये ना करके एक क्लास बना लेंगे और क्लास के थ्रू ये काम करेंगे। ये होगा कैसे, ये होगा कैसे वो हम समझते हैं। तो इस फंक्शन को यूटिल्स में रखेंगे। अच्छा, अब हम इसे रखना क्या है ये भी हम देखते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो डेटाबेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे और उसको बार बार यूज करना है, वो हम यूटिल्स के अंदर रखेंगे। तो ये
एक ऐसी ही चीज है जो कि डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है और बार बार यूज होगी। तो आए जरा यूटिल्स के अंदर आते हैं। यूटिल्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं API-response। मैं इसका नाम ठीक कर लूँ, कैपिटल हो गया। API-response.js। अच्छा, ये फाइल का नाम है। इस फाइल के नाम को हमेशा आप इसी नाम से बना लीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। और इसके अंदर का जो लिखा हुआ कोड है वो भी क्या है कि कॉमन कोड है, आपको सारी जिंदगी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा लिख दिया आपने वो काफ़ी है, फिर आप कॉपी पेस्ट करके चलाते रहें। बल्कि मैं तो ये करूँगा कि अच्छा, तो हमें करना ये है कि हमें करना ये है कि अभी फ़िलहाल एक हमें क्लास को बनाना है, और जब भी हम एपीआई का रिस्पांस देंगे, एपीआई का रिस्पांस दिखाऊं मैं आपको। ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने एक एपीआई बनाई तो हुई है, देखें इसके ऊपर आप रिस्पांस दे रहे हैं, ये रहा। क्या आपने इसमें स्टेटस कोड दिया? नहीं दिया। कोई मैसेज, एक मैसेज दिया है, और कुछ भी नहीं है। क्या ये स्ट्रक्चर रिस्पांस आप इसको कह सकते हैं? नहीं वो सर। सर स्ट्रक्चर तो नहीं नहीं है। सर। नहीं कह सकते ना। तो अब हम जब भी रिस्पांस देंगे तो अपनी क्लास की हेल्प से रिस्पांस देंगे, और वो हमेशा मजबूरन हमें उसको इस स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो रिस्पांस जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये क्लास बना रहे हैं। तो ये क्लास के नाम से वैसे भी डर लगता है, लेकिन ये क्लास कोई इतने मुश्किल नहीं है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में बनाना। आप सबसे पहले क्लास का एक कीवर्ड लगाते हैं और आप उसका एक नाम देते हैं। जैसे हम इसका एक नाम अच्छा सा देते हैं, एपीआई रिस्पांस। और अच्छा, एपीआई रिस्पॉन्स की जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को हमें लिखना है। तो हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर देखें, जो आपका क्लास होती है ना जो आपकी, तो उसमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप लिखते हैं। वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो क्लास के अंदर उन चीज़ों को लेकर आने का रिस्पॉन्सिबल होता है जो आप बाहर से भेज रहे होते हैं, है ना। तो वो क्लास के अंदर बाहर से जब आप कुछ भेज रहे होते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आकर रिसीव होती है। तो हम कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड हम लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर के कीवर्ड के साथ मैं सजेशन बंद कर दे रहा हूँ, आप सजेशन से काम कर लीजिएगा। स्टेटस कोड को हमें लेना है, मतलब चाहिए, डाटा हमें चाहिए, और हमें मैसेज चाहिए। तो मैसेज को मैं एक डिफ़ॉल्ट मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगर आप मैसेज ना दें कुछ भी तो यहाँ पर सक्सेस लिखा आ जाएगा खुद से। ये क्योंकि एक फंक्शन है तो मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, और करली ब्रैकेट लगाकर मैं इसे अंदर की चीज़ें लिखूंगा। देखें, ये तो वो ऊपर जो मैंने लिखा है स्टेटस कोड डाटा और मैसेज, ये बाहर से आने वाले वैल्यूज हैं, ये बाहर से आने वाली वैल्यूज हैं जिनको आपने पैरामीटर के अंदर रिसीव किया है, स्टेटस कोड डाटा एपीआई रिस्पांस। ठीक है, लेकिन जो क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने अभी नहीं बनाए ना। तो वो बनाते हैं, दिस के साथ बनता है वो दिस। और स्टेटस कोड जो है वो आप यहाँ पर लगा देंगे इज इक्वल टू स्टेटस कोड, ये वाला। फिर आप इसके बाद दिस डॉट डाटा बना दें, और डाटा इज इक्वल टू डाटा। उसके बाद दिस डॉट मैसेज बना दें इज इक्वल टू मैसेज। और एक और चीज भी आप यहाँ पर देखेंगे कॉमन, वो है दिस डॉट सक्सेस, जो कि कुछ इस तरह लिखा जाता है कि अगर आपका स्टेटस कोड जो है वो स्टेटस कोड जो है अगर वो छोटा है 400 से, तो आप 400 से छोटे के मतलब क्या है पहले समझते हैं। मतलब 100,
मतलब 200, मतलब 300। ये 100, 200, 300 जो कि 400 से छोटा है, आप नोट करेंगे कि ये इनमें से कोई भी सेटस कोड, चाहे वो 1 की सीरीज हो, 2 की हो या 3 की हो, एरर में काउंट नहीं होते। 400 एरर है क्लाइंट का एरर, 500 एरर है सर्वर का एरर। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि जब भी स्टेटस कोड, चाहे वो 400 से छोटा हो, तो तुम यहाँ पर लिख कर देना ट्रू, मतलब सक्सेस ट्रू। और अगर 400 हो या 400 से बड़ा हो, तो फिर क्या आएगा? फॉल्स। तो सक्सेस क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा सा वो है, क्या कहते हैं, एक अच्छी लॉजिक यहाँ पर लग गई है। स्टेटस कोड खुद चेक करके 400, 500 जो भी हो उसके हिसाब से ये खुद ही सेट हो जाएगा। तो ये आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बन चुका है, आपकी एक क्लास बन गई है। और इस क्लास को आप यूज़ करके एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर हर दफ़ा जो एपीआई का रिस्पॉन्स आप करेंगे, उसमें स्टेटस कोड आपको देना लाजमी होगा, डाटा आपको देना लाजमी होगा, मैसेज आप लाजमी देंगे, सक्सेस आप लाजमी देंगे। अब मुझे बताएं कि क्या कोई चीज़ हम कम दे सकते हैं इसमें? अब तो हम कम नहीं दे सकते ना अगर फ्रंट किसी एंड कोई एक डेवलपर की। चीज मिसिंग कर देंगे तो, क्या? कोई एक चीज हमसे मिस हो जाए, जैसे हमने सक्सेस नहीं दिया तो? वो यही प्रोग्राम में ही एरर आपको दे देगा कि आपने क्लास के एक एट्रीब्यूट को फिल नहीं किया। वो आपको खुद ही दे देगा कि आपने मैसेज को लिखा नहीं है। जैसे देखिए ना, मैसेज को हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, आप ना भी दे मैसेज तो यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा। लेकिन अगर आप डाटा नहीं देते, एपीआई रिस्पॉन्स में डाटा नहीं देते, तो वो यहाँ पर आपने कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो दी नहीं है डाटा को, तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा आपने डाटा क्यों नहीं दिया एपीआई के रिस्पॉन्स में। तो ऐसे क्या होगा कि आप हर दफा एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर को कि उसको पता होगा कि ये जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, इस में, इस प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी एपीआई का जवाब आएगा, उसमें इस स्टेटस कोड, डाटा, मैसेज और सक्सेस की प्रॉपर्टी लाजमी आएगी। तो सर जब वो हम एपीआई बनाएंगे तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए उस एपीआई में? होनी चाहिए बिल्कुल। तो और होती भी हैं, आप नहीं देते ना, स्टेटस कोड भी होता है, हम्म। डाटा भी होता है, मैसेज भी होता है, सक्सेस भी होता है, सभी होता है। तो आए ये बना लिया हमने, इसको आप क्या करें, एक्सपोर्ट कर दें। तो ये फंक्शन सही बना है, इक्वल्स और ग्रेटर देन साइन? जी जी जी। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो आपने बना लिया है। अब रिस्पॉन्स होता है तो रिजेक्शन भी होती है, मतलब एरर। एपीआई के अंदर एरर भी आता है ना, देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, तो ये क्या है, ओके वाला। लेकिन 400, ये क्या है, नॉट ओके वाला, मतलब एरर वाला। तो इसके लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो एरर के लिए हम अलग से यहाँ पर, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एरर की क्लास मौजूद है जो कि एरर हैंडलिंग करती है, और आपको यही जो आपके एप्लीकेशन को रोक भी देती है, ये अगर आप देखें ना, जो आपके एप्लीकेशन को क्रैश करने के बाद जो एरर आता है वो एरर की क्लास से ही आ रहा होता है। तो यहाँ पर आपको एक और क्लास बनाने की ज़रूरत है जिसका नाम होगा एपीआई एरर डॉट जेएस। एपीआई एरर डॉट जेएस जो है, ये क्लास है, इसका नाम हम वही रखते हैं, एपीआई एरर। और इसको हम इनहेरिट करेंगे एरर की क्लास से। तो कैसे इनहेरिट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में? एक्सटेंड्स एरर की क्लास, ये एरर की जो क्लास है ना, ये जावा स्क्रिप्ट की बिल्ट इन क्लास है। तो इसकी भी पावर आपके क्लास में आ जाएंगी, इसकी चीज़ें आपकी क्लास में आ जाएंगी। अच्छा चलें, इस क्लास को बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर को बनाना। कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को हमने बना लिया।
आए इसके पैरामीटर को फिल करते हैं। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा स्टेटस कोड। अच्छा, स्टेटस कोड के बाद जो है मैसेज, जो कि बाहर से चीज़ें आ रही हैं, वो हम अभी लिख रहे हैं। तो मैसेज को हमने वहां पर भी बाय डिफॉल्ट दिया था, यहाँ पर भी हम बाय डिफॉल्ट देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग। एरर देते हैं। एरर एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको एक एरे की शक्ल में देंगे। एक एरर का मैसेज होगा तो वो भी एरे में आएगा, और ज्यादा मैसेजेस होंगे तो वो भी एरे के अंदर इजीली आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एरर की जो इसकी अपनी क्लास है उसका भी यूज करेंगे, ताकि जब भी एरर आए तो वो जो एरर है वो एरर की क्लास से हैंडल हो। तो उसके लिए आप एक पैरामीटर बना रहे हैं जिसका नाम आप रख रहे हैं स्टैक। अच्छा, ये स्टैक है क्या, ये जरा मैं आपको नीचे समझाता हूँ। नीचे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब इसके एट्रीब्यूट्स बना लें। ये तो सारे पैरामीटर बना लिए ना आपने, अब इसके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं हम। एट्रीब्यूट्स में आपको क्या लिखना है, दिस डॉट, मैं ज़रा इसको बुला लूँ को पायलट को, जल्दी लिख देगा ये। दिस डॉट स्टेटस कोड लिखते हैं। नहीं, सॉरी, इसमें हमें ऊपर सुपर लिखना ऐड। होगा। सुपर मैसेज जी। क्यों? क्योंकि जाहिर है ना, वो आपका जो ये एरर, आपकी जो ये एरर की क्लास है इसके पास भी ये है मैसेज। तो इसीलिए ये अपने पेरेंट क्लास, याद है ना टाइप स्क्रिप्ट या पाइथन में पेरेंट क्लास को सबसे पहले देना पड़ता है, तो सुपर हम लिखते हैं। नहीं सर। उसके बाद जो है जी स्टेटस सर। कोड, इस स्टेटस कोड के बाद जो है हम लिखेंगे मैसेज। मैसेज के बाद जो है हम लिखेंगे सक्सेस और एरर, ठीक है। फिर हम इसके अंदर एक वैल्यू और डाल देते हैं, दिस डॉट डाटा, जो कि नल है। उसकी वजह ये कि एपीआई के रिस्पॉन्स में भी आप डाटा तो भेज ही रहे हैं ना, तो एरर के अंदर भी आप डाटा भेजें जिसको नल कर दें, ताकि डाटा अगर वो इफ एल्स लगाना चाहे तो लगा लेगा। अच्छा, अब जो है ना, जो ये आपने ऊपर स्टैक बनाई है, इस स्टैक को जरूरी नहीं होता है कि ये आपके पास हो। तो अगर स्टैक मौजूद है तो आप यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि अगर स्टैक मौजूद है तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि दिस डॉट स्टैक इज इक्वल टू स्टैक, मतलब स्टैक में स्टैक सेट कर दो। असल में आप क्या कर रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट्स आपने बनाए। एट्रीब्यूट्स के मतलब ये होता है कि इस क्लास से बनने वाला ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो आप इस प्रॉपर्टी के साथ सिर्फ ये इफ कंडीशन लगाने का मकसद ये है कि अगर स्टैक आपको मिला तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में होगी, अगर स्टैक नहीं मिला तो ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में नहीं होगी। तो अभी स्टैक है तो दिस डॉट इज स्टैक इज इक्वल टू स्टैक, वरना 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 जो है ये एरर की जो क्लास है ना, इसके अंदर कैप्चर स्टैक ट्रेस की एक मेथड है। अगर आप उसके ऊपर माउस रखें तो ये बताता है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रेस विल बी प्रीफिक्स विद दिस और ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर। इसको इतने अच्छे से तो खैर ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊं तो लास्ट लाइन अगर आप पढ़े ना, कंस्ट्रक्टर ऑप्शन आर्ग्यूमेंट इज यूजफुल फॉर हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ एरर जनरेशन फ्रॉम द यूजर फॉर इंस्टेंस। तो मतलब क्या है कि ये क्लीन अप करने का भी काम करे और एक क्लीन एरर मैसेज जो है वो आपको दे देगा। खैर, इस तरीके से जो आप ये लिख रहे हैं, डरने की बात नहीं है कि आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा। एक ही दफा आपने ये लिख दिया, अब आप इसको सारी जिंदगी चला सकते हैं। तो इसको इस तरह ही लिखा जाता है, आप इसको इस फाइल में आके बार बार नहीं लिखेंगे। एक दफा आपने लिख दिया और हो गया ये।
अब बस आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट एपीआई एरर के नाम से हमने क्लास बनाई है और इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो यहाँ तक कोई सवाल? आपने ये तो बना लिया, ठीक है। अब मैं सारी फाइलें बंद कर रहा हूँ। तो अब एसआरसी के अंदर आप देखें, हम ना अभी सबसे पहले बात करते हैं कि जो अथेंटिकेशन पर्पज से बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने सबसे ज़्यादा पढ़ी है, तो इस पर बात करना आसान है। अथेंटिकेशन, अथराइजेशन जो है, ये किसी बंदे के, यूजर के ऊपर होती है, जिसमें आप उसके रोल को डिसाइड करते हैं कि वो जो है वो कौन है। वो एक नॉर्मल मेंबर है, वो एक एडमिन है, या वो एक प्रोजेक्ट का एडमिन है। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और हर अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग एडमिन हो सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट का एडमिन है, वो आपके पूरे इसका एडमिन है, सॉफ्टवेयर का एडमिन है, आपकी मतलब वेबसाइट का एडमिन है जो कि डैशबोर्ड कंट्रोल करता है, या वो किसी प्रोजेक्ट का एडमिन है, या वो नॉर्मल यूजर है। तो मैं चाहता हूं कि अपने मर्जी से कोई आकर नई रोल ना बना दे। अगर हमने बोला कि रोल मतलब रोल को हमने बोला कि ये 3 रोल है, इनमें से कोई एक आप जो है ना वो सेट कर लो। या तो आप एडमिन हो सकते हो, या प्रोजेक्ट के एडमिन हो सकते हो, या आप नॉर्मल यूजर हो सकते हो। तो वो बंदा आके ये ना बोले कि नहीं मैं तो स्पेशल यूजर हूँ। वो बंदा आके ये ना बोले कि नहीं मैं तो मीडियम यूजर हूँ, मैं स्पेशल यूजर हूँ। मैं अब अपना कोई नाम ना रखे अलग से, आप समझ रहे हैं? हमारे दिए हुए सेलेक्टेड रोल्स के अंदर से ही वो नाम अपने आप को दे सके, उसके अलावा ना दे सके। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनपुट बॉक्स और ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या फर्क होता है? इनपुट बॉक्स जो आपका होता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसको जब आप खोलते हैं तो उससे खुलती है एक लिस्ट, और उस लिस्ट में आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो उसने आपको अलाउ किया है। इसी में से सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। आपने ये जैसे सेलेक्ट कर लिया, तो वो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा आ जाता है। इस तरह ही होता है ना। तो हम असल में क्या बना रहे हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन। अपनी मर्जी नहीं चला सकते, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड। अब देखें यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं। आप अगेन आ जाएं, यूटिल्स के फोल्डर में आ जाएं, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाली चीज़ है। यूटिल्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज होंगी और डेटाबेस से उसका ताल्लुक ना हो, वो मतलब डेटाबेस के कॉलिंग फंक्शन ना हो और बार बार यूज हो, तो वो हम यूटिल्स में बना सकते हैं। तो यूटिल्स में आ गए, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा कॉन्स्टेंट के नाम से, कॉन्स्टेंट डॉट जेएस। क्या बना रहा हूँ मैं? ऑप्शंस बना रहा हूँ मैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन। हर बंदा अपनी मर्जी से इन चीज़ों को नहीं दे सकता, जितना मैंने अलाउ किया उतना ही दे सकते। तो ये होगा तो एक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हो सकता है कुछ लोगों को अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। लेकिन ये है कि इसको हम कर देते हैं पहले एक्सपोर्ट, और कॉन्स्ट से बनाते हैं एक यूज़र के रोल का इनम। इनम जो है, इसका काम यही होता है कि ये आपके है, ये ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन इसका काम क्या है, ये आपके
ऑप्शंस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं आप, तो ये आपके ऑप्शंस की लाइब्रेरी है, समझ लें, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जितने आप लिखेंगे उतने ही ऑप्शन है। तो यूज़र के रोल में आप एक रोल दे दें एडमिन, आप एक रोल दे दें प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एडमिन दे दें, आप एक रोल दे दें मेंबर। तो ये तीन, अब आप मुझे बताएं कितने रोल इसके अंदर अवेलेबल हैं। एडमिन, 3। प्रोजेक्ट एडमिन 3 है सर। और मेंबर। क्या कोई बंदा आके कह सकता है कि स्पेशल यूजर? नो। नहीं कह नहीं सर। सकता ना, तो ये आपने इनम बना दिया। यूजर नहीं कहेंगे सर। मेंबर यूजर एक ही बात है। तो अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें इसे इनके जो ये कीज हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होती है, तो इनकी जो कीज हैं उनको हमें यूज करना है। देखें कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वेरिएबल का नाम, इसका नाम मैं रख सकता हूँ अवेलेबल यूजर रोल। और अवेलेबल यूजर रोल जो है, इसको आपको देना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं वो उठा लो। तो ये ऑब्जेक्ट की एक क्लास है जावास्क्रिप्ट की, और जो इसकी वैल्यूज हैं, कौन से वाले की वैल्यूज इसने उठाई हैं, इसकी वैल्यूज उठाई है। तो मतलब ये एडमिन, प्रोजेक्ट एडमिन और मेंबर, इनको उठा लेगा ये। मतलब जब भी आप एज अ इनम आप या डाटा टाइप आप जब ये इसको यूज करेंगे ना, तो फिर वो आपको तीन ऑप्शन दिखा रहा होगा कि एडमिन, प्रोजेक्ट एडमिन या मेंबर, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। तो वो ये दिखा रहा होगा, इसकी वैल्यू दिखा रहा होगा, ये वैल्यू दिखा रहा होगा, ये वैल्यू दिखा रहा होगा। तो ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा कि अवेलेबल यूजर रोल के जब भी आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे, तो वो इन तीन ऑप्शन आपको अलाउ करेगा, इन तीन ऑप्शन के अलावा आपको कुछ भी लिखने नहीं देगा। तो अवेलेबल यूजर रोल जो है ये आपकी हेल्प कर देगा, तो कि ये अवेलेबल तीन ऑप्शन है, इनमें से आप सेलेक्ट कर लें। तो यूजर के रोल को हमने डिफाइन कर दिया, आगे चलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हम देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सिस्टम है, तो इसमें टास्क भी होंगे ना, अलग अलग टास्क, एक प्रोजेक्ट के अलग अलग टास्क होंगे। तो हम इसको टास्क के स्टेटस को टास्क के स्टेटस को डिफाइन करने के लिए भी एक बना लेते हैं, क्या, इनम। और उसका नाम हम क्या रखते हैं, टास्क, एक सेकेंड, स्टेटस इनम। और टास्क स्टेटस इनम जो है ये, देखें इसके अंदर मैं क्या ऑप्शंस बना रहा हूँ। टू डू, और बाद में कभी, जैसे इन प्रोग्रेस है, रिव्यू है, डन है, ठीक है, ये सब ले लेते हैं। तो अब एक टास्क के ऊपर आपको उसका स्टेटस डिफाइन करने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है टू डू, इन प्रोग्रेस, रिव्यू और डन। एक टास्क क्या होगा, या तो हो गया, या इन प्रोग्रेस है, या रिव्यू पर है, या टू डू पर है। तो मतलब कि आपको इसको करना है, या आप इसको कर रहे हैं, या आप ये रिव्यू पर रखी है आपने ये चीज़, या आप कि ये चीज़ जो है वो डन है। तो ये ऑप्शंस आपने इसमें लिख कर रख दिया, और ऊपर वाली लाइन उठा लें या लिख लें, एक ही बात है, एक्सपोर्ट अवेलेबल टास्क स्टेटस
और इसको इसी तरह लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज टास्क के स्टेटस इनम। तो आपने दो ऑप्शन बना लिया, टास्क के स्टेटस इनम बना लिया और रोल बना लिया आपने। तो मुझे दोबारा से ज़रा बता दें जल्दी से कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, अब ना, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें लिखनी थी वो हमने लिख ली हैं, अब हम ये करेंगे कि अपने डेटाबेस को बनाते हैं। और जो हमारा डेटाबेस होगा वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी जो है उसके लिए आप एक उसके ओआरएम का यूज़ करते हैं, जो कि होगा मोंगूज। ओआरएम क्या होता है कि आप मोंगोडीबी के अंदर जो डाटा डाल रहे हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर फॉर्म में आए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोंगूज उठाता है। और अगर आपने उस डाटा की डाटा टाइप को गलत लिख दिया, स्ट्रक्चर को कम ज़्यादा लिख दिया, तो मोंगूज आपको एरर भी देता है। तो मोंगो डीबी का ओआरएम है मोंगूज। और ये जो मोंगूज है, ये इसको हम देखते हैं क्योंकि यही आपके स्कीमा को भी क्रिएट करता है मोंगो डीबी के, और यही वैलिडेशन भी करता है। तो आए ज़रा इसको हम मोंगो डीबी को समझते हैं। मोंगो डीबी लगाना बहुत आसान है, और हमें करना ये है कि अभी फ़िलहाल मोंगो डीबी से पहले मैं मोंगूज को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर लिखें npm आई mongoose इंटर। और अब जो है आप यहाँ पर क्या करेंगे, पैकेज और जेसन से इसको कंफर्म करेंगे कि ये आया कि नहीं आया। तो पैकेज और जेसन में आते हैं, डिपेंडेंसीज के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर mongoose आ चुका है। उसके बाद जो है फिर आप मोंगो डीबी के यूआरएल को लिखेंगे अपने ईएनवी के अंदर। तो ईएनवी में आप आ गए, आने के बाद आपने यहाँ पर डेटाबेस जो ये यूआरएल है, डेटाबेस यूआरएल, इसको इस तरह ना लिखकर आप लिख दें मोंगो डीबी यूआरएल। मोंगो डीबी यूआरएल इस तरह आप लिख दें, या डेटाबेस यूआरएल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है मोंगो डीबी यूआरएल। तो मोंगो डीबी का जो यूआरएल है वो अभी हम थोड़ी देर में देते हैं। सर मोंगो डीबी को भी इंस्टॉल करना होगा ना? जी हम करते हैं बिल्कुल। अभी फ़िलहाल क्या है कि आप आ जाएं अपने डॉग्स के अंदर, जो हमारा डॉग्स बना हुआ है ना मोंगो डीबी का, उसको फॉलो करते हैं क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती और देख देख कर हम कर लेते हैं, तो वो सीक्वेंस से ना सही तरीके से हम कर पाते हैं। तो मोंगो डीबी एटलस के डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, यहाँ पर नंबर 5 गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले मोंगो डीबी के अंदर जाएं और वहां पर जाकर क्लस्टर बनाएं, और उसके बाद आप कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करें, और उसके बाद की चीज़ें आप करें। तो चलें फिर यही करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मोंगो डीबी में। मोंगो डीबी के अंदर जाने के लिए आपको लिखना है mongodb.com। और यहाँ पर आकर आपको करना है गेट स्टार्टेड या साइन इन कर लें। साइन इन गूगल से साइन इन कर लें।
अच्छा, यहाँ पर MongoDB के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लस्टर जो बना हुआ है, तो इस क्लस्टर में पहले से जो है कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैं जल्दी से फटाफट अपने क्लस्टर को बंद कर लूँगा और आपके सामने एक नया प्रोजेक्ट, नया क्लस्टर बनाऊँगा, ताकि आपको जो है वो, अगर नहीं भी पता है तो आपको इससे आइडिया हो जाए कि प्रोजेक्ट क्लस्टर और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं इसे टर्मिनेट कर रहा हूँ। जो मेरा क्लस्टर बना हुआ है इससे पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। सर लास्ट टाइम अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से बनाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ मैं, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट ज़ीरो ही दे देते हैं। इसे नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर इससे मेरी ईमेल आईडी उठा ली जिससे मैंने लॉगिन किया है, क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। क्लस्टर मेरे पास है नहीं, तो वो कह रहा है क्लस्टर को क्रिएट करें। मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करके क्लस्टर को बनाऊंगा। क्लस्टर के फ्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और इसका नाम क्लस्टर ज़ीरो ही रहने दें। बाकी जो है आपको कुछ भी यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिएट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक करें और सीढ़ियाँ गिनें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चीज़ मिली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है कि यूज़र नेम। इस यूज़र नेम को आप कॉपी करके अपने पास लिख कर रख लेंगे। मेरे पास यहाँ पर MongoDB के लिए एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है। इस फाइल के अंदर मैंने ये MongoDB की आईडी लिख कर रख ली है अपने पास। और ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को भी आपको छुपाना ही है। तो यहाँ पर इस पासवर्ड को भी मैंने लिख कर रख लिया है। और उसके बाद आप करेंगे क्रिएट डेटाबेस यूज़र। फिर आप करेंगे चूज अ कनेक्शन मेथड। और कनेक्शन मेथड के बाद आप आएंगे अपने ड्राइवर्स में, और ड्राइवर के अंदर आपको मिल जाता है आपके कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी करने। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये पहली पहली दफ़ा आपको पासवर्ड सेट करके दे देता है। लेकिन सेकंड टाइम अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग जैसे खो दी, अब दोबारा वापस यहाँ पर आते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए, तो वो आपको पासवर्ड नहीं दिखाता। तो वो पासवर्ड कैसे मिलता है वो भी हम थोड़ी देर में अभी देखते हैं। अभी फिलहाल ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास है, ये पासवर्ड के साथ है। तो मैं अपने पुराने कनेक्शन स्ट्रिंग को मिटाऊंगा और नए वाले को लगाकर मैं इसको अभी अपने नोटपैड पे सेव कर लूंगा। ठीक है, तो इसे मैं बंद करता हूँ। और बंद करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को, नहीं, एक सेकेंड रुके। अभी आपको ये करना है कि आपको ना क्लस्टर में जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका क्लस्टर ज़ीरो बनकर आ गया है और ये चल भी रहा है। स्टेटस एक्टिव है इसका। तो आप ना एक काम करेंगे कि सिक्योरिटी वाले इस ऑप्शन के अंदर डेटाबेस नेटवर्क एक्सेस में जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डेटाबेस यूज़र के अंदर एक डेटाबेस नज़र आ रहा है। डेटाबेस का यूज़र नज़र आ रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आप डेटाबेस के यूज़र को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस यूज़र को एडिट करूँ, तो आप यहाँ पर पासवर्ड के ऑप्शन को देख सकते हैं। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट और भी दूसरी चीजें वो भी देख सकते हैं। इसके मतलब एक डेटाबेस के ऊपर आप और यूजर भी ला सकते हैं और उनके रोल को यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि इसके पास कितनी अथॉरिटी होगी।
जैसे यहाँ पर देखें ना, एक डेटाबेस है, उसके ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं रीड एंड राइट ओनली, या ओनली रीड डेटाबेस। ये सारी चीज़ें आप ऑप्शंस दे पा रहे हैं कि आपके डेटाबेस में कोई दूसरा यूज़र जो आप अलाउ कर रहे हैं उसकी कितनी अथॉरिटी होगी इसके अंदर, आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं। डेटाबेस यूज़र, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ये वही यूज़र है जो मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। और आईपी एक्सेस लिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसको आप डिलीट करेंगे। और डिलीट करके आप ऐड आईपी एड्रेस करेंगे। और अभी फिलहाल जब तक हम डेवलपमेंट मोड पर हैं तब तक इसको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर देंगे, ताकि अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर में ये कहीं से भी इस डेटाबेस पर रिक्वेस्ट आए, ये उसको जवाब देगा। तो कंफर्म करते हैं। हाँ, जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम यहाँ पर आईपी एड्रेस वो वाली लिखेंगे जो हमें डोमेन के ऊपर मिलेगी। जो हमारा सर्वर जो अपना पब्लिक आईपी शेयर करेगा ना हमसे, तो वो उसके पब्लिक आईपी को यहाँ पर लगाएंगे, आपके सर्वर वाले पब्लिक आईपी को। अभी तो फिलहाल हमने इसको बोला है कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो उसको जवाब दे देना। तो ये भी एक्टिव है, हो गया अभी एक्टिव। तो हम वापस चलते हैं अपने क्लस्टर में, और क्लस्टर के अंदर ब्राउज कलेक्शन में जाते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। हम एक काम करते हैं कि यहाँ तक आपने मोंगो डीबी की चीज़ें जो है वो क्या की हैं, उठा ली हैं। और मोंगो डीबी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप इसको अभी तक सेट कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में कहा जा रहा है कि आप ना प्रोजेक्ट इस स्ट्रक्चर के अंदर डीबी के नाम का एक फोल्डर बना के कनेक्शन डॉट स्ट्रिंग बना लें, उसके अंदर एक फाइल है ये। तो आए ज़रा इस फाइल को बनाते हैं और अपने वीएस कोड में आते हैं। और वीएस कोड में आने के बाद यहाँ पर एसआरसी के अंदर डीबी के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल। ये जो कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल है, इसका कोड जो है वो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन स्टेप नंबर 4 के मुताबिक मोंगूज को इंस्टॉल करना है, वो हम कर चुके। स्टेप नंबर 4 में ही अगली चीज़ जो इंस्टॉल करने की है वो है डॉट ई एन वी। तो आए ज़रा अपने वी एस कोड में, और वी एस कोड में यहाँ पर डॉट ई एन वी को इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलेशन हो गई है। हम चलते हैं अपने आगे वाले स्टेप की तरफ। इसमें ये कहता है कि डॉट ई के अंदर मोंगो डीबी यूआरएल आप बनाएं। तो बिल्कुल यही नाम हमने भी रखा है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। अपने ई के फाइल के अंदर जाते हैं, मोंगो डीबी यूआरएल को लिख देते हैं। अब इसके अंदर जो यूआरएल आप लिखेंगे वो यूआरएल आपने वही जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको ही मैं यूआरएल कह रहा हूँ। तो यूआरएल जो आप लिखेंगे वो आप यहाँ पर लाकर लिखेंगे, ये आपका यूआरएल है। और ये आपने यहाँ पर लाकर रख दिया। मैं इसको जरा वर्ड रैप कर दूं ताकि आप देख पाएं, ये देखें। अब आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको नीचे आना है, और ये कह रहे हैं कि आपको गेट इग्नोर की फाइल में नोड मॉड्यूल और डॉट ई को लिख कर रख देना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे गेट इग्नोर की जो फाइल है इसके अंदर डॉट ई भी है और नोड मॉड्यूल भी है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि कनेक्शन डॉट जेएस की जो आपने फाइल बनाई है उसमें ये पूरा कोड ले जाकर पेस्ट कर दें। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ इस पूरे कोड को, और वीएस कोड में कनेक्शन डॉट जेएस की फाइल में जाते हैं और इस फाइल में जाकर ये पेस्ट कर देते हैं। इस पूरी फाइल में एक ही लाइन जो है वो बहुत काम की है, और वो है ये वाली लाइन, मोंगूज कनेक्ट करो मेरे इस डेटाबेस यूआरएल को। अच्छा, ये जो कनेक्शन यूआरएल है ये आप देंगे। देखिए ना, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये जो लाइन है ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की लाइन है। अब मोंगूज कनेक्ट करो इस कनेक्शन यूआरएल को, तो ये कनेक्शन यूआरएल कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। और ये जो कनेक्शन यूआरएल है
ये आपका इस जो ये जो फंक्शन है, आपके इस फंक्शन के नाम को जब भी आप यूज करेंगे या कहीं इस फंक्शन को आप चलाएंगे, क्योंकि देखिए ना आपने एक्सपोर्ट किया है, तो जाहिर है आप कहीं और जाकर इसको चला सकते हैं इंपोर्ट करके। तो ये जो एक्सपोर्ट से इसका तरीका थोड़ा सा वो है पुराना वाला, तो इसको आप एक्सपोर्ट इस तरह कर दें। अच्छा, इस तरह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप इसको कॉन्स्ट से यहाँ पर लिख दें, और इस नाम को आप सबसे नीचे आकर यहाँ पर इस तरह करके एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है। तो रिक्वायर की वजह से शायद ये कर रहे हैं, रिक्वायर की वजह से कर रहे हैं, तो हम इसे इक्वल्स टू नहीं आएगा शायद नहीं, एक्सपोर्ट के साथ। इक्वल्स टू आता है। एस ये इम्पोर्ट आएगा नहीं, ये सर। ये पुराना वो है ना तरीका इम्पोर्ट इसको। होगा ना सर, अब तो आपने मॉड्यूल चेंज कर दिया है। जी जी बिल्कुल। import mongoose फ्रॉम mongoose, इससे मिटा देते हैं। और ये जो है ना, ये भी आपने ये लिखा है वहां पर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, देखें किस तरह लिखा है इसको, import डॉट env फ्रॉम डॉट env। तो ठीक है, ये वाली लाइन हमें चाहिए, और ये पैकेज तो हम खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसको लिखेंगे किस तरह वो देखते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि import config फ्रॉम डॉट env, अच्छा इस तरह लिखकर इस तरह चलाते हैं, ठीक है। तो सजेशन कभी कभी जान बचा लेते हैं हमारी। यहाँ पर इस तरह लिखना है, और यहाँ पर आकर आप इस तरह चला दें कॉन्फ़िग, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपोर्ट का एरर आ रहा है अभी भी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट मोंगो डीबी ही इस फंक्शन का नाम है, ठीक है। तो ये जो है इंपोर्ट के नए वाले इंपोर्ट के तरीके से आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना है। और इसका काम क्या है, ये मॉन्गूज जो है वो आपके डेटाबेस यूआरएल को कनेक्ट करेगा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, वापस आते हैं उस पर। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप इसको आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें, इस फाइल से कहीं बाहर भेज रहे हैं, तो किसी फाइल में मंगवा कर आप इस फंक्शन को चलाएंगे। तो जब आप इस फंक्शन को चलाएंगे तो आपको लाजमी क्या देना पड़ेगा, इस पैरामीटर को। ये याद रखने वाली चीज़ है कि इस फंक्शन को चलाएंगे तो ये पैरामीटर आपको देना है। और यही इसी पैरामीटर के बिहाफ में mongoose क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है, आगे चल के हम देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं नीचे। डिफाइन योर स्कीमा। अब स्कीमा बनाने का टाइम आ गया है। तो आप अगर स्कीमा बनाएंगे, जो कि हम थोड़ी देर बाद बनाते हैं, क्योंकि स्कीमा को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन कौन से स्कीमा को हमें बनाने हैं। तो उससे पहले सपोज करें स्कीमा को हमने स्किप कर दिया, कि हम अभी आइडिया नहीं है हमें स्कीमा जो है वो किन किन चीज़ों का बनाना है, इससे हमने स्किप कर दिया। तो टेस्ट योर कनेक्शन के अंदर जो मैं आपको कह रहा था कि आप उसको यूज़ करेंगे, तो देखें आप इसको यूज़ किस तरह करेंगे। डॉट env की फाइल में यूआरएल देंगे ना सर। आप इसे इस तरह यूज़ करेंगे कि जो आपके कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर आपने लिख कर रखा है, इस फाइल को आपको चलाना है। तो ये वही मेथड है, आप ज़रा इसको समझिएगा कि इसको हम यूज़ किस तरह कर रहे हैं। अगर मैं आऊँ अपने इसी कनेक्शन डॉट जेएस में, जिसको मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी सी आपके लिए रीडेबल कर देता हूँ, देखें। ये वो लाइन है, इसके फंक्शन को आपने क्या किया है,
एक्सपोर्ट किया है, और इसको एक क्या क्या चाहिए, पैरामीटर, और वो क्या है, कनेक्शन यूआरएल। ठीक है, जो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल कौन सी फाइल है? सर सर्वर फाइल है ना हमारी, सर मेन सर्वर की। फाइल है। सर्वर फाइल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी लाइन है? सर ये लिसनर जो है। लिसनर सर जो है ऐप डॉट ये एच है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर आकर अपने कनेक्शन वाले इसको फंक्शन को मंगवाते हैं। पहले तो इंपोर्ट, इसके नाम को यहाँ पर आप लिखें फ्रॉम, और यहाँ से आप डीबी के फोल्डर में जाकर कनेक्शन जेएस को उठा लें। अच्छा, अब जब आपने ये मंगवा लिया है तो इसको चलाएंगे अब, और इसको आप देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ आपने रखी है? ईएनवी में। तो सर ईएनवी ईएनवी से में मंगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रोसेस डॉट ईएनवी। प्रोसेस। प्रोसेस डॉट ई मोंगो डीबी यूआरएल, यही नाम बिल्कुल आपने रखा है। तो आपने यहाँ पर ये लिखकर चला दिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि डेटाबेस जो है ना, ये यहाँ आपके लोकल पर है नहीं। डेटाबेस आपके लोकल पर नहीं है। डेटाबेस पता है कहाँ पर है? वो है आपके इंटरनेट पर कहीं और रखा हुआ सर्वर है। तो जब आपका जो सर्वर है, मतलब आपका जो ये प्रोग्राम है, ये डेटाबेस कॉल करेगा, तो वो सर्वर आपके पास नहीं है, वो कहीं और रखा हुआ है। तो उसको क्या लगता है, टाइम लगता है। तो वो जो टाइम है वो आपने अंदर पहले ही यहाँ पर लिख कर रख दिया है कि जब कनेक्ट करोगे, कहाँ गई वो लाइन, ये रही, मॉन्गूस कनेक्ट करो इस कनेक्शन यूआरएल को। तो यहाँ पर वो अवेट कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब कनेक्शन हो जाए, देखिए ना, इस फंक्शन के अंदर जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है ना, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, वो तो ये कर रहा है, वो इसका काम है। हमने इस फंक्शन को यूज किया, और इसको जो चाहिए था, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए थी, इसे वो हमने दे दिया। देखिए, हमने इस फंक्शन को यूज किया और कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया। अंदर जो भी ये कर रहा है, वो कनेक्शन कैसे सेटअप कर रहा है, वो जानता है वो। अभी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये काम हो जाए, अब समझिएगा, देखिए मैं कह क्या रहा हूँ। अगर मोंगो डीबी से कनेक्शन बिल्ड हो जाए, तो फिर ये कर देना, और अगर बिल्ड ना हो कनेक्शन, तो ये कर देना। तो हम ये करते हैं, ये लिखते हैं डॉट देन को लिखते हैं, और अगर एरर आया तो डॉट कैच को लिखते हैं। अच्छा, ये डॉट देन कब चलेगा? जब ये चीज सक्सेसफुल हो जाएगी तो डॉट देन का कोड चल जाएगा। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होने में कोई भी एरर आया तो डॉट कैच का कोड चल जाएगा। तो सबसे पहले एरर को क्या करते हैं, लिख देते हैं। डॉट कैच को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, डॉट देन को भी नीचे लेकर आ जाते हैं, और कैच के कोड को पहले लिख देते हैं। तो कैच के कोड में आप देखिएगा कि मैं लिखूंगा, एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, console डॉट लॉग फेल टू कनेक्ट टू मोंगोडीबी और एग्जिटिंग, और ये एग्जिट करने का कोड है प्रोसेस डॉट एग्जिट 1। ये आपके कैच का कोड हो गया। अच्छा, एक लाइन का गैप दे देता हूँ मैं, ताकि पढ़ने में और आसानी हो जाए। ये कैच का कोड है, और ये देन का, आप लोगों ने को पायलट को ऑन रखा हुआ है ना? जी सर। ठीक है, तो जो डॉट देन है, इस डॉट देन में आप क्या लिखना चाहते हैं?
मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो फिर क्या हो, फिर ये काम हो जाए डॉट देन वाला। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो तो कैच में मुझे एरर मैसेज मिल जाए और कनेक्शन बंद हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी अगर बिल्ड हो जाए तो फिर मेरा जो ये पोर्ट है ये कनेक्ट हो उसके बाद। मुश्किल हो गया ना थोड़ा? मैंने क्या बोला नहीं सर। कि नहीं सर, आप इधर मैसेज भी दे सकते थे। मैंने क्या, आपने पूरा जी, लेसन ले लिया। मैंने क्या बोला कि इस वाले मेथड को मैंने मोंगोडीबी का यूआरएल दिया और बोला कि मेरे डेटाबेस से जाकर कनेक्ट करो इस यूआरएल पर। और अगर कनेक्शन हो जाए तो मेरे लिसनर को इस पोर्ट के ऊपर, मतलब सर्वर को इस पोर्ट के ऊपर सुनना शुरू कर देना। पोर्ट नंबर 8000 के ऊपर एपीआई की कॉल आए तो जवाब देना शुरू कर देना, इसको भी चला देना। और अगर डेटाबेस से ही कनेक्शन नहीं हुई तो फिर मेन एपीआई की सर्वर को भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करना तुम कि इसके एक एरर मैसेज को लॉग में दिखा देना और प्रोसेस को पूरा बंद कर देना, प्रोसेस डॉट एग्जिट 1। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये बहुत ही एक एफिशिएंट कोड है। जब तक आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपकी एपीआई के ऊपर जो बनी हुई सर्वर जो इस पोर्ट के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया है वो भी चलना स्टार्ट नहीं करेगी। ये कोड समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? अच्छा, तो ये आपने यहाँ पर इस फंक्शन को चला लिया, आपने देन लिख लिया, आपने कैच लिख लिया। आए ज़रा इंडेक्स डॉट जेएस को हम कनेक्शन करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है npm run dev एंटर, और वेट करते हैं। सर्वर इज अप एंड रनिंग के मतलब अगर सर्वर चल गया है तो मोंगोडीबी भी लाजमी कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मोंगोडीबी के जो इंफॉर्मेशन आपने वहाँ उसकी कॉन्फ़िग की फाइल में लिखी थी उसके भी सारे प्रिंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और जो ये जो है सर्वर इज अप एंड रनिंग, ये आपकी एपीआई का सर्वर स्टार्ट हुआ है, ये उसके लॉग्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपके सामने कनेक्शन एस्टेब्लिश है। और अगर अगर हम एक काम करें, जानबूझकर एक काम करें कि ईएनवी की फाइल खोलें। ईएनवी की फाइल खोलें और ईएनवी की फाइल में यहाँ से आकर कुछ मिटा दें, जैसे मोंगोडीबी कुछ भी मिटा दें यहाँ से शुरू में। जो ये मोंगोडीबी आपने यहाँ पे लिख कर रखा है इसको मिटा दिया मैंने। अब आपका सर्वर रीस्टार्ट होगा, होना तो चाहिए। नहीं होगा तो हम कर लेते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, तो इससे मैं बंद करता हूँ कंट्रोल सी से, और उसके बाद दोबारा से चलाता हूँ npm run dev। अब क्या हुआ, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर, इनवैलिड स्कीमा, या जो यहाँ पर आ रहा है वो। तो आप देख रहे हैं आपका एपीआई का जो सर्वर है वो भी नहीं चला और प्रोसेस जो है वो आपने बंद कर दिया। mongoose डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मोंगोडीबी, मोंगोडीबी कनेक्शन एरर, इनवैलिड स्कीमा, जो भी ये आ रहा है वो आ रहा है। तो यहाँ पर बल्कि ना वो बता, अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विद मोंगोडीबी, और आपने ऐसे करके लिख दिया। वो बता भी रहे, अगर आप सही से पढ़े ना जी। तो वो बता भी रहे। तो आए ज़रा इसको सही करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और अपने सर्वर को दोबारा से बंद करके दोबारा से चलाते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आकर इसे रीस्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि मोंगूज से कैसे कनेक्टिविटी हमने की। स्कीमा तो नहीं लिखा अभी, हमने हमने बहुत सिंपल सा काम किया, ये इतना मुश्किल नहीं था। हमने डीबी के फोल्डर में कनेक्शन डॉट स्ट्रिंग के कोड को वहां से क्या किया, उठा के लेकर आए यहाँ पर। और यहाँ लाने के बाद
इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में आए और ये लिख दिया कोड। ये हाँ, ईएनवी के अंदर भी ये लिखा ना, ईएनवी के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को लिख कर रखा। और अगर आप कोडिंग की बात करें तो डीबी के फोल्डर में कनेक्शन डॉट जेएस का पूरा कोड आप उठा के वहां से लेकर आए, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में आपने ये लिखा, तो ये बहुत मुश्किल तो नहीं था।